स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछला हफ्ता आप लोगों को रिवीजन के लिए दिया गया था और रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो सिलेबस है मैक्सिमम हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। अब आगे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया न्यू टारगेट क्लासेस ले आओ, न्यू टारगेट क्लासेस ले आओ। न्यू टारगेट क्लासेस अभी से स्टार्ट होने वाली थी, यानी कि 1 जुलाई से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन अब 1 जुलाई की जगह पे 15 जुलाई के बाद यानी कि लगभग 16 से 20 के बीच आप लोगों की न्यू टारगेट क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें तीनों चीजों को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। और वो एक तरीके का आप ये समझिएगा, जिस तरीके से ALP CBT 2 के लिए, ALP CBT 1 के लिए क्रैश कोर्सेज आए थे, उस तरीके से क्रैश कोर्स होगा, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपना रिवीजन भी कर पाएंगे और अपना बेसिक से चीजों को भी कंप्लीट कर पाएंगे। 3 से 4 महीने अगर आप लोगों के पास होंगे तो निश्चित तौर से आप बड़ी ही आसानी से अपनी सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। 3 महीने में ही वो सारा का सारा सिलेबस उसमें निपटा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टारगेट है वो है हमारा टारगेट डे 14। इससे पहले आप बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हो। बार बार आप लोगों को समझाया जाता है कि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है। रिवीजन अगर नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ते रहिए, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। रिवीजन ही एकमात्र की है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा आप कहीं भी कितना भी पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूं कितने भी टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ लीजिए, अगर आपको वो रिवीजन नहीं करवाते हैं या आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे। इस इतने कंपटीशन वाले जमाने में रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो आपको बाकी लोगों से आगे कर सकती है। गाइस, बात करते हैं, ये है हमारा टारगेट है 14। हम लोग स्टैटिक जीके में कुछ चीजें कवर करते चल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी के अंदर स्टैटिक जीके में 2 ही चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। स्टैटिक जीके हमारी आती है और पॉलिटी। जो पॉलिटी है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी भी हम लोग कवर कर रहे हैं। और स्टैटिक जीके में जो 1857 की क्रांति से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। मुगलों से क्वेश्चंस पूछता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस पूछता है, महात्मा गांधी से पूछता है। बस उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी पॉलिटी हम पूरी तरीके से कवर करते चल रहे हैं। तो भारत में यूरोपियों का आगमन होगा और इसी के अंदर 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहीं से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ओवरव्यू हम लोग लेते हैं जो हमारे यहाँ एग्जाम में आता है। अगर मैं पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी आप लोगों को करने लग जाए तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा और वहां से कुछ फंसता भी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स जैसे ही एग्जाम की डेट आती है, 1 महीना पहले आप लोगों को पता चल ही जाता है कि भैया हमारा एग्जाम होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, उसी समय पे एक स्पीडी खरीदनी होती है और उसको मार्क करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे करें कि अभी स्पीडी की मार्किंग दे दी जाए। इस टाइम की स्पीडी की मार्किंग की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको आपको जरूर से जरूर कवर करा देंगे आगे के टारगेट्स में। उसकी आप टेंशन मत लीजिए। करंट अफेयर्स के भी जो बदलने वाले नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैटिक जीके में हम लोगों का भारत में यूरोपियों का आगमन, इसको पढ़ेंगे और हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आप लोग पढ़ चुके हो, लोकसभा में प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। बाकी जो चीजें बची हैं उसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मैं आप लोग, अच्छा ये बताइए, निम्न सदन किसे कहा जाता है, उच्च सदन किसे कहा जाता है, ये आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि संसद का उच्च सदन कौन सा है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान एवं उसके प्रभाव के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ये विज्ञान में भी आता है और यहां भी आता है, चाहे आप जहां कर लें, लेकिन आपको कंप्लीट करना आना चाहिए बस। इसके अलावा प्रमुख नियम और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, डायरेक्टली प्रिंसिपल दे देगा, मतलब ओम के नियम की डेफिनेशन दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ ये किस चीज का नियम है। आपसे कूलॉम के नियम की डेफिनेशन दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ ये किसका नियम है। तो उसका जो स्टेटमेंट है, पास्कल के नियम की डेफिनेशन देके पूछ लेगा किसका नियम है, ये नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो ऐसे डायरेक्टली जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोग एक पेपर पे आप लोगों को लिख के देंगे और उन सारे के सारों को आपको याद करना होगा, ठीक है। और याद करना क्या, उसके स्टेटमेंट को आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो पेपर में आएगा तो ऑटोमेटिकली आप लगा दोगे और वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे उसे आप साइंस में मान लो, चाहे जहां मान करें वहां से मान लो। नेक्स्ट है क्लास 9th की NCERT का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 है और यहीं पे आपकी क्लास 9th की जो NCERT है उसका द एंड होगा और फिर 10th की NCERT बचेगी, सिर्फ और सिर्फ उसकी केमिस्ट्री। बाकी सारी चीजें अपनी कवर हो चुकी हैं, बायो हमारी कवर हो चुकी है, फिजिक्स हमारी कवर हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री बचेगी और आप समझ लीजिए कि उसको, केमिस्ट्री को हम कवर कराएंगे और बस काम खत्म है। और 4 चैप्टर हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और 4 चैप्टर नेक्स्ट के 4 टारगेट्स में खत्म हो जाएंगे। तो बस पूरी तरीके से साइंस आपकी निपट जाएगी।
उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें करनी होंगी उसके बारे में भी बता देंगे। नहीं तो जो सिलेबस में है वो इतना ही है जो आप लोगों को कराया जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है बल्कि उसके एग्जाम्पलर भी करने हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं। अच्छा, एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर में तो अंतर समझ आता ही होगा। एग्जाम्पलर क्या है? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स अलग चीज होती है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम अलग चीज होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इस बार देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एकमात्र चैप्टर बायो में बचा है और वो है आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाफ चैप्टर हम लोग इस बार कवर करने वाले हैं। एक चैप्टर हम ये कवर करेंगे और हाफ चैप्टर जो है हम इसका कवर करेंगे। बस आपकी जो बायो है वो भी पूरी तरीके से खल्लास हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बायो के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जिसका हमें लगता है कि यहां से भी चीजें आ सकती हैं। देखिए 100% में से 95% तक जो सिलेबस है वो पूरा एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है आज के टाइम में। पहले ऐसा नहीं था, पहले इधर उधर की चीजें बहुत ज्यादा आती थी। अब डायरेक्टली एनसीईआरटी से पेपर बनता है, इसलिए इन्हीं चैप्टर से आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी जिन चीजों का हमें लगेगा कि ये आने की संभावनाएं हैं, जो लेटेस्ट टॉपिक चर्चा में रहते हैं, जैसे कि कोविड वैक्सीन है या बाकी चीजें हैं, वायरस, ये सब रोग जो चलते रहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आपको चीजें करा देंगे। क्योंकि हमारी बायो भी खत्म हो गई है। यहाँ पे इस चैप्टर को अगले टारगेट में खत्म करके हमारी पूरी तरीके से बायो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगी 10th की केमिस्ट्री और बाकी सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं। ठीक है गाइज, बात करते हैं मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स के अंदर बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर बचा है, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि पिछली ही बार कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो चलो इस बार कर लेना। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी चैप्टर्स बचे हैं मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। एडवांस में जो चीजें बची हैं वो मैं आपको करवाऊं और फिर इसको हम अब खत्म करने की ओर लेके चलते हैं। फिर आपको एडवांस लेवल पे चलेंगे लेके कि किस तरीके से अब आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट करना है, किस तरीके से रिवीजन करना है, बाकी की चीजों पे हम लोग काम करेंगे। तो इस बार मेंसुरेशन करेंगे 2D और 3D में। सीख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में एक बार पढ़ना है और फिर उसके बाद कभी दोबारा से पढ़ने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कल रात को शायद हम लोग देंगे। आज आप लोगों को इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये बात समझ लेना, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारा डेटा प्रोवाइड कराना है। रीजनिंग जो है उसके अंदर डेटा सफिशिएंसी आप लोग करेंगे। डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, जिसको हम लोगों को इस बार करना है। ऐसे क्वेश्चंस 2018 ग्रुप डी में पूछे गए हैं, 2018 एएलपी के अंदर पूछे गए हैं और इस बार भी आने की संभावनाएं है। इसलिए डेटा सफिशिएंसी हम कवर करेंगे। डेटा सफिशिएंसी हमारा मेन टॉपिक है। इसके अलावा ये सब टॉपिक है जो कई बार एक एक दो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। जैसे ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, क्या होता था पिछली बार, इस तरीके के ग्रुप्स 9 फिगर्स दे दी एक बॉक्स के अंदर और आपसे पूछा कि जिस तरीके से 1 2 3 एक दूसरे से रिलेशन में है और 4 5 6 एक दूसरे से रिलेशन में है, तो बताओ बाकी कौन सा इस तरीके से रिलेशन में है। तो इस तरीके से आप लोगों से रिलेशन पूछे गए हैं। तो ये ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिगर सीरीज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे नंबर सीरीज होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स होता है, इसी तरीके से फिगर में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीजों को आप जरूर से जरूर कर लें, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये चीज नहीं करते हो तो आप ये समझिए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि अब आप लोगों का सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होने की ओर है। अब टोटली आप लोगों को अपना रिवीजन जितना ज्यादा अच्छे से हो सकता है वो आप लोगों को करना है, क्योंकि उसी के भरोसे सारी चीजें होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करिए। इसका जो कंटेंट है वो सारा का सारा आप लोगों को पता है, आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, सच सच बताओ, अभी आप लोगों ने दिया ये टेस्ट दिया 100 क्वेश्चंस का, रिवीजन के बाद मैंने आप लोगों का 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया। बताओ जरा कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के मार्क्स दिखने चाहिए। यही आपकी अटेंडेंस है, यहीं से पता चल जाएगा कि आपकी क्या औकात है। और अगर आप नहीं बताओगे तो फिर बाकी तो मैं पब्लिश करूंगा ही करूंगा, उसी से पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ाई करते हो। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई देखिए आज के टाइम में ना इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना कंटेंट अवेलेबल है कि कोई बच्चा चाहे तो वो बड़े आराम से सफलता ले सकता है। लेकिन बात यह है कि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, और वो काम हम लोग आपके साथ बहुत अच्छे से करते हैं। और थोड़े से टारगेट बटे हैं, 14वां टारगेट जा चुका है। चार टारगेट या 5 टारगेट के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का निपट जाएगा। ठीक है, ये मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस निपट जाएगा। इसलिए आप
अब बिल्कुल भी कोताही ना बरते, जितना कवर कर लिया है उसको बार बार रिवाइज करें। अगर रिवीजन नहीं करोगे, मैं कह रहा हूं कितना भी पढ़ लेना, रिवीजन और प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। प्रैक्टिस अब हम लोग कराना शुरू करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस बहुत हद तक निपट चुका है। प्रैक्टिस में टेस्ट, आपको फुल टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे और बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कराई हुई हैं। आप लोगों को लगता होगा कि भैया वो एएलपी के जो टेस्ट डाले हुए हैं, अरे बेवकूफ इंसानों, वो एएलपी नहीं है। आपका सिलेबस और एएलपी सीबीटी वन का सिलेबस, टेक्नीशियन का सिलेबस, सबका सेम सिलेबस है। जो उनके यहां आएगा वही आपके यहां आएगा। इसलिए ये मत सोचो कि जो टेक्नीशियन एएलपी के आपको प्रोवाइड कराए हैं टेस्ट वो बेकार है। वो टेस्ट बिल्कुल भी बेकार नहीं है, वो बहुत ज्यादा कारगर है। इसलिए उन चीजों का भी लुत्फ उठाइए। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। इस टारगेट को अचीव करिए। इसका कंटेंट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा आज रात 10 बजे के बाद। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो आज रात 10 बजे के बाद इसका कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ आप लोगों को कल मिल जाएगी। पूरे हफ्ते जान लगा दो। अब वो जमाना गया जब पूरे आराम से पढ़ते थे, उसके बाद भी सिलेक्शंस हो जाते थे। अब आराम नहीं करना है बेटा, आराम हराम बन जाएगा। सिर्फ 1 से 2 साल कड़ी मेहनत कर लो और अगले 60 साल आराम से खा लो। या फिर अब मेहनत मत करो, अभी इंजॉय कर लो और बाद में 60 साल मेहनत करते रहना। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे तब तक आप लोगों को मिलता रहेगा। और यहाँ क्या है, सिर्फ 2 से 3 साल अच्छे से मेहनत कर लो, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट काम देगी वो करना है, बस बात खत्म हो गई। सैलरी तो आपके अकाउंट में आती ही रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।